दादा के लिए बात सिर्फ पाटिल खानदान की ही नहीं थी। उनका पोता भावेश पाटिल इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया था कि उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। और जब ये ख्याल दादा को आया तो उनके चेहरे के हाव भाव और भी ज्यादा बदल गए थे और उन्होंने गुस्से में बॉडीगार्ड्स को आदेश देते हुए कहा, मार डालो इसे। दादा का आदेश मिलते ही कुछ बॉडीगार्ड्स सीधा मोहित की तरफ बढ़ने लगे थे। उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो मोहित को अब जिंदा छोड़ने वालों में से नहीं थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि मोहित शर्मा अपने बचाव में उन्हें भी मार सकता है। देखते ही देखते लाते और घूसों की बौछार शुरू हो गई थी। मोहित शर्मा के पास अब भागने का कोई मौका नहीं था। आखिर वो कर भी क्या सकता था। मार खाते हुए मोहित जमीन पर बैठ गया था और अपने सर को हमले से बचाने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो लोग उसके वीक पॉइंट्स पर हमला करें। अगर ऐसा होता तो फिर मोहित को मौत के मुंह से कोई नहीं बचा सकता था। आह आह, बहुत दर्द हो रहा है। मार खाते हुए मोहित मन ही मन अपनी उदासी जाहिर कर रहा था। जमीन पर लौटते हुए उस पर बॉडीगार्ड्स बुरी तरह टूट पड़े थे और अगर ये हमला कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा तो मोहित को शायद कोई नहीं बचा पाएगा। अरे कोई है जो मुझे बचा सकता है? कोई है? मोहित, जिसे उसके परिवार वालों ने एक राजा की तरह पाला था, आज उसकी ये हालत थी। मोहित अकेला तो उन बॉडीगार्ड्स से नहीं लड़ सकता था, इसीलिए वो मदद की गुहार लगाने लगा था, यही सोचकर कि कोई तो उसकी दोस्ती का एहसान चुकाएगा। लेकिन मोहित शर्मा का कोई भी दोस्त उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। बढ़ता भी क्यों? मोहित शर्मा ने आगे से ही पाटिल खानदान से दुश्मनी मोल ली थी। कोई अपनी जान दांव पर क्यों लगाएगा? अब खुद ही अपने आप को बचाओ और भाग जाओ। बस एक यही ऑप्शन था मोहित के पास, जो हो नहीं सकता था। मोहित को इस तरह मार खाता देखकर और मदद की गुहार लगाता देख सभी लोग डर गए थे। सभी को डर लग रहा था कि कहीं मोहित अल्लाह को प्यारा ना हो जाए। सभी के मुंह खामोश थे, लेकिन कृतिका को खामोशी पसंद नहीं आई और उसने तुरंत ही अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कृतिका जोर से चिल्लाते हुए बोली, अभी के अभी रुक जाओ। आर देयर स्टिल एनी लॉस? चीखने के बाद भी जब किसी ने कृतिका की बात नहीं सुनी तो कृतिका को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। तुरंत ही वो मोहित पर चिल्लाते हुए बोली, मोहित, क्या तुम ये सब अकेले नहीं संभाल सकते? जल्दी करो, किसी ना किसी को बुलाओ, वरना ये लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। मार खाते हुए भी जब मोहित ने कृतिका के मुंह से उसकी केयर वाले शब्द सुने तो मोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। खून भरी मुस्कान थी वो, और मुस्कुराते हुए मोहित मन ही मन सोचने लगा, कितना अच्छा होता अगर यहाँ पर कोई होता जो मुझे बचा पाता। एंड जस्ट ब्रैगिंग मैन। किससे सोचा था कि पाटिल खानदान की तरफ से एक डिजास्टर उनकी पार्टी में आने वाला है। उदास चेहरे के साथ विराज जिंदल भी कोने में खड़ा था। ऐसा नहीं था कि उसे मोहित के लिए बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन क्लासमेट होने के नाते उन दोनों के बीच इतना ज्यादा ग्रज था कि विराज ने बीच में ना पड़ना ही ठीक समझा था। अगर विराज ने कार्रवाई की तो ये मामला सीधा सीधा कृतिका के पाटिल खानदान को ऑफेंड करने का हो जाएगा, और ऐसा विराज बिल्कुल भी नहीं चाहता था। विराज तो कृतिका को इस मामले से दूर रखना चाहता था। ऊपर से अगर उसने बीच बचाव किया तो भावेश पाटिल का बैंक्वेट कांड भी दादा को पता चल जाएगा और इससे बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। इसलिए विराज ने अपना फोन बाहर निकाला और उसके साथ खेलने लगा था। बॉडीगार्ड्स लगातार मोहित शर्मा पर हमला करते जा रहे थे। कुछ देर बाद बॉडीगार्ड्स भी थक गए थे और उनका शरीर पसीना पसीना हो गया था। दादा भी कब से मोहित को मार खाता देख, या फिर यूं कहें कि शो देखकर बोर हो गए थे। ये लड़का तो पूरा यूजलेस है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भावेश इस लड़के से कैसे डर गया। मन ही मन ये सोचते हुए दादा ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ठंड करो, रुक जाओ, इसे अब खत्म कर दो, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। जैसे ही दादा के मुंह से वो शब्द बाहर आए वैसे ही सभी के चेहरे पीले पड़ गए थे। खत्म कर दो? लेकिन मोहित ने ऐसा भी क्या किया जिससे उसे मौत की सजा मिल रही है? उस रूम में मौजूद सभी लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी दुनिया में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। कुछ लड़कियां तो ये सब देखकर इतना ज्यादा डर गई थी कि उनका चेहरा फीका पड़ गया था और उनके मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गई थी। मोहित शर्मा भी पूरी तरह से पैनिक मोड में चला गया था। आखिर ये सब चल क्या रहा था? क्या मोहित को इतना मारना काफी नहीं था? उसकी जान लेने की क्या जरूरत थी? आखिर भावेश पाटिल के साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उसने तुरंत ही अपने रास्ते कृतिका के लिए बदल डाले थे? इसका जवाब तो शायद सिर्फ विराज ही दे सकता था।
मोहित शर्मा ने सभी के सामने अपनी हीरोपंती तो दिखा दी थी, लेकिन शायद उसने पाटिल खानदान को बहुत सिंपल समझ लिया था। दादा के बारे में तो शायद मोहित शर्मा को पता भी नहीं था, लेकिन हाँ, भावेश के पिता जग्गा पाटिल का नाम तो उसने सुना ही था। शायद उन्हें भी मोहित ने बहुत सिंपल समझ लिया था। शायद अब मोहित को अपनी गलतियां समझ में आ रही थी, लेकिन अब क्या हो सकता था? दादा ने तो उसे मारने का आदेश दे दिया था। बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में मौत का तांडव नाचने लगा था। उनके लिए किसी की भी जान लेना किसी मजे से कम नहीं था। न जाने किसी की जान लेकर उन्हें क्या मजा आता था। तुरंत ही बॉडीगार्ड्स ने अपने चाकू बाहर निकाले और सीधा मोहित शर्मा की तरफ बढ़ने लगे थे। मोहित शर्मा का तो पैंट में ही सुसु निकल गया था। अपनी मौत को जैसे जैसे करीब आता हुआ मोहित देख रहा था, उसकी आंखों में डर साफ छलकने लगा था। जब बॉडीगार्ड्स उसके बहुत करीब आ गए, तब मोहित से रहा नहीं गया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, दादा प्लीज मुझे जाने दो, दादा मुझे छोड़ दो। मैंने आपके पोते के साथ कुछ भी नहीं किया। मैंने तो उसे अभी तक देखा भी नहीं है दादा। प्लीज मुझे बचा लो दादा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे जाने दो प्लीज। जिसने भी ये नजारा देखा वो पूरा का पूरा नम हो गया था। लेकिन जैसे ही मोहित के शब्द कृतिका के कानों में पहुंचे, उसकी आंखों में मोहित के लिए गुस्सा दिखाई देने लगा था। तो क्या इसने मुझे पाटिल खानदान से नहीं बचाया? इसका मतलब वो सब कुछ झूठ था? मन ही मन ये सोचते हुए अब कृतिका को मोहित से घिन आने लगी थी। पिछले 2 दिन से मोहित कृतिका का बॉयफ्रेंड बनकर उसे किस कर रहा था और उसे छू रहा था। ऐसा डिस्गस्टिंग इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मन ही मन ये सोचते हुए अब कृतिका गुस्से की नजरों से मोहित शर्मा को देख रही थी, जो दादा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। जब दादा पार्टी रूम में आए थे, तब उन्होंने मोहित से क्या कहा था? क्या तुम ही हो जो मेरे बेटे का ख्याल रख रहे थे? जब कृतिका के दिमाग में ये बात दौड़ी, तो उसके चेहरे पर हंसी आ गई थी और उसने मन ही मन सोचा, ये क्या आपके बेटे का ख्याल रखेगा दादाजी? इसे तो अपना खुद का ख्याल रखना नहीं आता है, झूठा कहीं का। दूसरी तरफ दादा को मोहित शर्मा की ऐसी हालत देखकर मजा आ रहा था। तुरंत ही दादा ने एक सिगरेट जलाई और उसके कश का धुआं मोहित के चेहरे पर छोड़ते हुए उसे और भी ज्यादा रोने के लिए छोड़ दिया था। मोहित शर्मा अपने दर्द को अपनी आंखों में छुपाकर दादा के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा था। मोहित को डर था कि किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती थी, इसीलिए उसने दादा के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया था। मेरे प्यारे दोस्त, दादा ने मोहित के मजे लेते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि हर जान की एक कीमत होती है? तुम कीमत चुकाओ और यहाँ से जाओ। दादा के मुंह से निकले शब्दों को सुनने के बाद मोहित शर्मा को यकीन हो गया था कि उसका खेल अब खत्म हो गया है। वो जानता था कि अगर दादा उसकी जान बख्श भी देगा, तो भी उसके बदले में वो उससे करोड़ों रुपए की डिमांड करेगा, और इतना पैसा मोहित शर्मा के पास नहीं था। और दादा का क्या भरोसा, पैसे मिलने के बाद भी नहीं छोड़े। कुल मिलाकर मोहित अपनी मौत को आंखों के सामने नाचते हुए देख सकता था, और दादा की बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो मोहित को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। जब दादा की फरमाइश विराज जिंदल के कानों में पहुंची, तो वो एकाएक चौंक गया था। हालांकि विराज और मोहित के बीच में रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन वो ऐसे मोहित को मरता हुआ नहीं देख सकता था। तो इसका मतलब क्या विराज दादा के बीच में कूदने वाला था? जैसे ही ये ख्याल विराज के दिमाग में आया, वैसे ही उसने इस ख्याल को रिजेक्शन मोड पर डाल दिया था। विराज ने मुंबई शहर के अपने कॉन्टैक्ट को मैसेज किया। अगर विराज के आदमी आने तक मोहित शर्मा जिंदा रहता, तो उसकी जान का असली हकदार विराज होगा। लेकिन ये सब करने के बाद भी विराज किसी की भी आंखों में अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। हालांकि आज मोहित शर्मा ने विराज को ज्यादा परेशान नहीं किया था, लेकिन उसके मन से बदले की भावना कभी भी कम नहीं होने वाली थी। अगर आज विराज नहीं तो प्रखर सही, लेकिन मोहित की हरकतें वैसी की वैसी ही रहती। उसके बाद भी विराज उसकी मदद के लिए तैयार था। दूसरी तरफ दादा की खौफनाक आंखें मोहित शर्मा को घूर रही थी। जहां दादा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोहित पूरी तरह से उनके सामने घुटने टेक देगा, वहीं मोहित को अचानक से लड़ने का भूत सवार हो गया था। दादा की आंखों को देखते हुए मोहित की भी आंखें अब बड़ी हो गई थी। ये देखकर दादा हैरान रह गए थे। ओह, तो अभी इस मछली का फड़फड़ाना बंद नहीं हुआ है, इसकी जान मैं कैसे बख्श सकता हूँ? एक तरफ दादा मोहित का रिएक्शन देखकर मन ही मन ये सोच रहे थे, दूसरी तरफ मोहित ने अपने शरीर की सारी ताकत लगाते हुए अपने आप को खड़ा कर लिया था। तू साले बूढ़े,
मैं तुझसे डरता नहीं हूं, मैं लड़ूंगा। ये बोलते हुए मोहित सीधा दादा की तरफ लपक पड़ा था, जैसे मानो वो ही दादा की जान ले लेगा। ये लड़ाई करने के लिए तैयार है। दादा ने मोहित शर्मा को कावर्ड समझा था और उन्हें यकीन नहीं था कि मोहित उनसे लड़ाई करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। दादा कुछ सेकंड्स तक एकदम शॉक्ड रह गए थे। ये नजारा देखकर दादा के बॉडीगार्ड्स तुरंत ही मोहित शर्मा के ऊपर लपक पड़े थे। तुझे क्या लगता है लड़के, आज कौन मरेगा? ये बोलते हुए एक बॉडीगार्ड ने मोहित शर्मा के सिर पर जोरदार वार किया और इसी के साथ मोहित का सिर जमीन से जा टकराया। तुरंत ही मोहित के सर से खून बहने लगा और उसका चेहरा पूरा लाल रंग में समा गया था। तू अपने आप को हमारे दादा से कंपेयर करेगा? उसी बॉडीगार्ड के मुंह से ये शब्द बाहर आए। कुछ देर तक मोहित का शरीर दर्द के मारे तड़पता रहा, हिलता रहा, लेकिन कुछ ही मिनटों में मोहित का शरीर ठंडा पड़ गया। उसके शरीर ने अब हिलना भी बंद कर दिया था। क्या मोहित शर्मा मर चुका था या सिर्फ बेहोश हुआ था? आगे क्या होगा? क्या दादा मोहित को जान से मार देंगे या फिर उसे इस हालत में छोड़कर चले जाएंगे? क्या इस सब के बीच अब विराज कुछ करेगा? क्या विराज के आदमी दादा के लोगों को खदेड़ पाएंगे? क्या विराज अपना जादू चला पाएगा? क्या होगा जब कृतिका के सामने विराज असली हीरो बनकर निकलेगा? क्या होगा जब दादा को पता चलेगा कि उनके पोते की हालत मोहित शर्मा ने नहीं बल्कि विराज जिंदल ने खराब की है? क्या ये लड़ाई लंबी चलने वाली थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।